जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं साथियों आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम अच्छे तरीके से चल रही होगी। और साथियों आप लोगों का फिजिकल भी एकदम अच्छे ही ढंग से चल रहा होगा और आपका स्वास्थ्य एकदम बेहतरीन होगा, ऐसी हमारी तरफ से आशा है। साथियों आज के जो टॉपिक होने वाला है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो हिंदी का पेपर नंबर 2 होता है साथियों, उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 65 है। इसके पहले आप लोगों के लिए 64 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी प्रोवाइड करवाई जा चुकी है, तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं साथियों और अपनी तैयारी का अंदाजा भी लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, इनमें से किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके, जो बालाघात हो, जिनका उच्चारण संभव नहीं, जो कठिनता से उच्चारित हों। तो किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है साथियों, जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जा सके उन्हें ही हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाए उसे व्यंजन कहा जाता है। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अवरोध तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। स्वरों की संख्या साथियों 11 होता है और व्यंजन की संख्या 41। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है साथियों, जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है तो ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है, बताइए। दंत्य, मूर्धन्य, तालव्य या फिर वर्त से क्या कहते हैं। थोड़ा सा प्रश्न को गौर से पढ़िएगा। तो साथियों वर्त से कहते हैं। ठीक है, अब वर्त से व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे कि आप न हुआ, स हुआ, र हुआ, ल हुआ। तो देखिए जैसे आप ल बोल रहे हैं, ल जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति के सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रभाव को अवरुद्ध करती है। ला बोल रहे ऊपर जा रही नहीं आपके दांत, तो इसी तरीके से आपको पहचानना होता है। तो ऐसे उच्चारण स्थान को हम क्या बोलते हैं, वर्त से बोलते हैं और वर्त में न, स, र, ल आते हैं। ठीक है साथियों, तो ये देखिए वही डिटेल्स है। अगला प्रश्न है, माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा साथियों। अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह या फिर निर्देशक चिन्ह। तो कौन सा विराम चिन्ह लगेगा साथियों माता पिता में, तो साथियों योजक चिन्ह लगेगा। ठीक है, कौन सा चिन्ह लगेगा, योजक चिन्ह। योजक चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, ये होता है योजक चिन्ह। इसका प्रयोग साथियों समासिक पदों का पुनरुक्त और युग्म शब्दों तथा द्वित्व शब्दों के मध्य किया जाता है। जैसे माता पिता आप देख लीजिए, तो माता पिता के बीच में लग गया ना योजक चिन्ह। ठीक है, तो यही योजक चिन्ह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अल्प विराम की बात करें साथियों, तो देखिए वाक्य में जहां थोड़ी देर का ठहराव होता है वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। और अर्ध विराम का प्रयोग कहां करते हैं, इसका प्रयोग साथियों अस्पष्ट विराम स्थलों में आता है। कहां पे, अस्पष्ट विराम स्थलों में आता है। और किसी वाक्य में कई स्वतंत्र वाक्य होने पर इन्हें अलग अलग रखने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और देखिए निर्देशक चिन्ह का, इसका प्रयोग विषय विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है जिजीविषा, 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 जिजीविषा। वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध शब्द बताने हैं। तो साथियों शुद्ध शब्द जो आपका होगा वो होगा जिजीविषा। ठीक है, जिजीविषा इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है, गुणवाचक विशेषण है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या फिर प्रेरणार्थक क्रिया है। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्दों का कौन सा भेद है साथियों, तो मनुष्यता जो है वो भाववाचक संज्ञा है। कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा कहते किसे हैं, जो शब्द पदार्थों की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं साथियों, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप बात करिए बुढ़ापा हुआ, मिठास हो गया, ठीक है, मानवता हो गया, मनुष्यता हो गया, परायापन हो गया इत्यादि। ठीक है, तो इन शब्दों को क्या बोलेंगे हम, भाववाचक संज्ञा बोलेंगे। अगला प्रश्न है साथियों, कोई और कुछ का प्रयोग निम्न में से किस सर्वनाम में किया जाता है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, अनिश्चयवाचक या फिर निश्चयवाचक। तो कोई और कुछ, तो कोई और कुछ जो है साथियों वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है जिस वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की निश्चितता का बोध न हो, वहीं पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, छत पर कोई बैठा है लेकिन ये नहीं पता है कि कौन बैठा है। बाजार से कुछ फल लेते आना, कौन से फल लाएंगे, कोई निश्चितता का बोध नहीं है। तो इसलिए साथियों यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। कोई और कुछ शब्द आपको मिले तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, संस्कृति का विशेषण कौन सा है, सांस्कृति, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक। तो संस्कृति का विशेषण आपको बताना है साथियों, तो क्या होगा, संस्कृति का विशेषण सांस्कृतिक होगा। ठीक है, क्या होगा, सांस्कृतिक होगा।
विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही क्या होते हैं साथियों? विशेषण कहलाते हैं। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं, लेकिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण की संख्या कितनी होती है? विशेषण की संख्या 4 होती है। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। उदाहरण देखिए साथियों, कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है। वाक्य में क्रिया है, संयुक्त है, सहायक है, अकर्मक है या फिर सकर्मक है? बताइए, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो साथियों यहां पे कौन सी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब सकर्मक क्रिया जान लीजिए क्या होता है। वे क्रिया जिनको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, अर्थात इन क्रियाओं का असर सीधा कर्म पर पड़ता है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है। पढ़ना क्रिया का संपादन बिना कर्म पुस्तक के संभव नहीं है, अतः पढ़ना सकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो जब आप क्रिया में क्या का प्रश्न लगाओ और उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक हो जाएगा। जैसे राम फल खाता है, राम क्या खाता है? तो फल। उत्तर मिल गया तो साथियों यहाँ पे क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द अव्यय नहीं है? आज, कल, इधर, किसे? तो कौन सा शब्द अव्यय नहीं है साथियों? तो किसे जो है ये है अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है। ठीक है, तो किसे है क्या साथियों? किसे शब्द जो है वो एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। बाकी जो आपके आज, कल, इधर क्या है? अव्यय है साथियों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? इच्छा, झुरमुट, अंत्योष्टि, निराशा। आपको स्त्रीलिंग नहीं है उसको बताना है, तो साथियों झुरमुट जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। झुरमुट शब्द आपका स्त्रीलिंग नहीं है बल्कि यह पुल्लिंग है साथियों, और शेष शब्द आपके क्या है? स्त्रीलिंग है। ये तीनों आपके स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? कथा, सरसों, लता, कुटी। दोनों वचनों में समान रहता है, माने एक वचन भी वही रहता है और बहुवचन भी वही रहता है। तो साथियों आप लोग का जो राइट आंसर बनेगा वो है सरसों। ठीक है, सरसों दोनों वचनों में समान रहता है। कभी आपने कुछ सरसों के अलावा कुछ और बोल के देखा है, पाया है किसी के सामने? तो साथियों सरसों शब्द दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, जैसे कथा का भोजन कथाएं हो जाएगा, लता का लताएं होगा, कुटी का कुटिया हो जाएगा, लेकिन सरसों का जो है सरसों ही रहेगा। इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, आसन्न भूत, तत्कालिक वर्तमान। तो वर्तमान काल का प्रकार नहीं है, आपको बताना है। तो साथियों आसन्न भूत जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, आसन्न भूत। आसन्न भूत वर्तमान काल का नहीं बल्कि भूतकाल का एक प्रकार है। किसका? भूतकाल का एक प्रकार है। ये भूत लिखा है, इससे तो आप पकड़ पाते। तो आसन्न भूत, ठीक है, ये भूतकाल का प्रकार है। भूतकाल की वह घटना जो हाल ही में ही घटित हो, आसन्न भूतकाल क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो साथियों काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। सबके प्रकार को याद रखना है आपको। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर क्रियावाच्य है? तो पुस्तक पढ़ी जाती है। तो साथियों इस प्रश्न में जो आपका वाच्य होगा वो है कर्मवाच्य। ठीक है, कर्मवाच्य होगा। वाक्य में पुस्तक कर्म है तथा इसके अनुसार क्रिया पढ़ी जाती का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए यहां पे क्या होगा? कर्मवाच्य हो जाएगा साथियों। सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कारक की संख्या साथियों 8 होती है। अब उसी 8 में से आपको बताना है कि इस उदाहरण में कौन सा कारक है। अपादान कारक है, करण है, कर्म है या फिर संबोधन है? तो कौन सा कारक है साथियों? अपादान कारक है। ठीक है, अपादान कारक है। सीमा कुत्ते से डरती है, तो बताइए इस वाक्य में अपादान कारक होगा? तो साथियों आपको बता दें कि भय हो या फिर रक्षा की बात हो रही हो, वहां पे अपादान कारक होगा। या कोई डर रहा हो तब से का प्रयोग हुआ है, या फिर कोई बचा रहा है, माने रक्षा की बात हो रही है, बचत की बात हो रही है। ठीक है, तो वहां पे से का प्रयोग हो रहा है तो वह अपादान कारक होगा। याद रखिएगा, अलगाव के रूप में, अलगाव में तो से का प्रयोग होता ही होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? शक्कर, ऊंट, भिक्षुक, 14। तत्सम शब्द बताना है, तो साथियों भिक्षुक जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। भिक्षुक शब्द तत्सम है, जबकि भिखारी शब्द क्या है? तद्भव शब्द है, भिखारी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, प्रभाव, ओढ़ना, पराजय। उपसर्ग नहीं है ये बताना है, तो साथियों ओढ़ना में जो है उपसर्ग नहीं है। ओढ़ना शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में अप, प्रभाव में प्र तथा पराजय में परा उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जो और विकल्प हैं जैसे अपवाद है,
इसमें अप प्रभाव से बना है, इसमें अप उपसर्ग लगाने से अपवाद बन गया, प्रभाव में प्र उपसर्ग लगाने से प्रभाव बना, पराजय में परा उपसर्ग लगाने से पराजय बना। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होगा? अल, ल, तल। तो शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्येक रूप में क्या प्राप्त होगा, ये आपको बताना है। तो साथियों क्या होगा? ल होगा। तो ल आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। शीतल का संधि विच्छेद करें तो शीत धन ल होगा। क्या होगा? शीत धन ल होगा। ठीक है, तो ल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ल प्रत्यय से बनने वाले जो और भी शब्द हैं जैसे कि श्यामल, वत्सल, मानसल आदि। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? भौतिक, सांसारिक, परलौकिक, अहलौकिक। तो ऐहिक शब्द का विलोम बताना है तो क्या होगा साथियों? ऐहिक का विलोम पारलौकिक होगा। ठीक है, तो पारलौकिक आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर हम भौतिक के विलोम की बात करें तो क्या होगा? आध्यात्मिक होगा। लौकिक का बात करें तो लौकिक का विलोम पारलौकिक होगा। ठीक है, लौकिक का पारलौकिक, ऐहिक शब्द का विलोम भी क्या होगा? पारलौकिक होगा, याद रखिएगा। मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द है स्वरूप, सुविज्ञता, समालोचना, निष्क्रिय। तो मीमांसा का सही पर्यायवाची आपको बताना है साथियों। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो होगा समालोचना। ठीक है, मीमांसा का जो पर्यायवाची है वो समालोचना होगा। इसके अन्य पर्याय हैं साथियों समीक्षा, आलोचना, विवेचना, निरूपण आदि। निम्न में कौन सा आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है? मानसिक कष्ट, अधकपारी जैसे रोग, पागलपन, आधा। तो आधि, याद रखिएगा आधि की मैं बात कर रहा हूं। तो आधि का जो अर्थ होगा साथियों वो होगा मानसिक कष्ट। ठीक है, आधि का जो अर्थ होता है मानसिक कष्ट होता है, जबकि व्याधि का जो अर्थ होता है रोग हुआ, बीमारी हुआ, पीड़ा हुआ, आदि हुआ। ठीक है, जो व्याधि का अर्थ होगा रोग, बीमारी या फिर पीड़ा होता है। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? कई बार साथियों यह प्रश्न पूछा जा चुका प्रश्न है। कई बार यूपी पुलिस में पूछा गया है, SSGD में पूछा गया है, कई बार झारखंड पुलिस में भी पूछा गया है। तो इस प्रश्न को जरूर याद रखिएगा आप लोग कि पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को साथियों हम बोलेंगे ईशान। ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान बोलेंगे। पूरब और दक्षिण के बीच में ये देखिए इस तरीके से, ये आपका हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, उत्तर एंड दक्षिण। ठीक है, अब कह रहे हैं पूरब और उत्तर के बीच, पूरब और उत्तर के बीच इसे हम बोलेंगे ईशान। क्या बोलेंगे? ईशान बोलेंगे। पूरब और दक्षिण के बीच में इसे हम बोलेंगे, इसे ईशान बोल दिया। ठीक है, और यानी फर्स्ट चतुर्थांश को ईशान और चतुर्थ चतुर्थांश को आग्नेय। ठीक है, याद रखिएगा चतुर्थांश याद रखिएगा, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। इसे हम ईशान बोलेंगे, इसे हम आग्नेय बोलेंगे। ये ईशान हो गया, ये आग्नेय हो गया। और दक्षिण और पश्चिम इसे हम जो बोलेंगे वो है नैत्रत्य। ठीक है, नैऋत्य, सॉरी साथियों, नैऋत्य बोलेंगे। और उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे? वायव्य बोलेंगे। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। बाकी PDF में आप सभी को मिल जाएगा साथियों। महाधन ईश का संधि रूप होगा महिष, महेश, महेश, महिष। महाधन ईश का संधि रूप, तो महाधन ईश का जो संधि रूप होगा साथियों वो होगा महेश। अब अगर आ या ई के छोटा बड़ा के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ बड़ा उ री आ जाए तो वहां पे क्या होगा साथियों? यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, महेश बन गया ना, गुण संधि। जब हर्ष या दीर्घ के बाद हर्ष छोटी ई बड़ी, छोटा उ बड़ा उ री आए तो क्रमशः ए ओ अर हो जाता है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न है हर रोज में कौन सा समास है? हर रोज अव्ययी भाव तत्पुरुष है, द्वंद्व है या फिर बहुब्रीहि? कौन सा समास है हर रोज में? तो साथियों यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। ठीक है, जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय हो तथा प्रधान हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि ये सब आए तो क्या होगा? अव्ययी भाव समास का उदाहरण हो जाएगा। और अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित वाक्यों में संयुक्त वाक्य ज्ञात कीजिए। जब आप वहां आए तो बैठ जाएं, उधर जाकर बैठिए, वहां जाकर बैठिए, वहां जाइए और बैठिए। साथियों आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट हमारी पूरी देखते होंगे तो इन सब प्रश्नों का उत्तर देने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, आप आसानी से इन सब प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे।
वहाँ जाइए और बैठिए, ये आपकी क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, जब दो या दो से अधिक वाक्य आपस में जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें ही हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तो किस प्रकार का वाक्य है साथियों, मैं विदेश नहीं जाऊंगा, तो यहाँ पे निषेधवाचक वाक्य है। नहीं जाऊंगा, नहीं आ गया तो निषेधवाचक हो गया। जिस वाक्य में कर्ता कार्य का निषेध कर रहा हो साथियों, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो निषेधवाचक वाक्य आपका बिल्कुल राइट होगा। आशा करते हैं साथियों आप सभी वीडियो को अंत तक देखोगे। तो साथियों आप सभी को थोड़ी सी सूचना हम देना चाहते हैं कि हिंदी का जो पेपर नंबर 2 होता है, माने झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर नंबर 2 होता है, जिसमें हिंदी 50 प्रश्न पूछी जाती है, जीके जीएस 25 प्रश्न पूछा जाता है और मैथ और रीजनिंग 25 प्रश्न पूछा जाता है, तो कुल मिला के 100 प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों। 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, 300 नंबर का प्रश्न पत्र यह बनेगा, जिसमें 150 नंबर की आपकी सिर्फ हिंदी पूछी जाती है। तो इसलिए हिंदी बहुत ही ज़रूरी है, आप लोग कंप्लीट रखिए। मैथ रीजनिंग लगभग कंप्लीट रखिए, जीके जीएस थोड़ा कमज़ोर भी होगा तब भी चल जाएगा, लेकिन ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इनको आप कवर करिएगा। तो साथियों जो हिंदी का पेपर नंबर 1 होता है, माने झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर नंबर 1 होता है, उसमें हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क का होता है, जो 30% लाना अनिवार्य होता है। इससे ज़्यादा आप नंबर लाते हैं तो आपको नंबर मिलेगा, बाकी 30% क्वालिफाइंग है। आप 30% ला लेते हैं तो आप पेपर नंबर 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो साथियों आशा करते हैं आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा साथियों, अपने साथियों तक शेयर जरूर करेगा। पीडीएफ जो है आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेगा और पीडीएफ को डाउनलोड करके अपनी पढ़ाई को और भी मजबूत बना सकते हैं। एक बार वीडियो देखिए फिर पीडीएफ को देखिए, एकदम मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों तब तक मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।